नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव। राजवर्धन जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। राजवर्धन जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश इस समय दो विषयों पर केंद्रित है। एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इन दोनों की संकल्पना बिना औद्योगिक निवेश के, एक सक्षम औद्योगिक वातावरण के हो नहीं सकती पूरी। तो मध्य प्रदेश की तरफ पूरे देश का, यहाँ तक कि विश्व का ध्यान केंद्रित हो, उसके लिए क्या कुछ प्रयास आपने किए? जैसे आपने कहा कि दोनों ही चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिशा दी है। कोरोना के महामारी के दौर में उन्होंने इस विपदा के वातावरण को अवसर में बदलने की चुनौती को स्वीकार किया है और उसी तारतम्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिस हालत में सरकार बनी, जो परिस्थितियां थी, उन सब से संघर्ष करते हुए मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो इंडस्ट्रीज़ कोरोना काल में कार्यरत हैं और रोज़गार दे रही हैं उनको हम इंसेंटिवाइज करें। उसके बाद में जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, जैसे फार्मा पार्क, ड्रग के लिए फार्मास्यूटिकल, जिसका डिस्कशन काफ़ी समय से हो रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट पार्क, ये दोनों प्रमोट कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 तो इक्विपमेंट के लिए सिलेक्शन होने हैं स्टेट्स के और 3 होने थे ड्रग्स के लिए। 1000 करोड़ का इंसेंटिव हमें वहाँ मिलना है और 100 करोड़ का है। तो उसके लिए मुहासा बाबे में हमने प्रयत्न किए हैं। करीब 2400 एकड़ ज़मीन हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई करके 1500 हमने ऑलरेडी डेवलप कर ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश उसमें सेलेक्ट भी होगा, जहाँ हम करीब 1276 करोड़ का आउटले इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने ड्रग पार्क में लिया है और करीब 193 करोड़ का हमने आउटले लिया है इक्विपमेंट पार्क में। तो यहाँ एक अवसर हमारे पास में है और मुझे विश्वास है हम उसको अचीव करेंगे। और उसके साथ ही साथ हमने रैशनलाइज करने का प्रयास किया पावर रेट्स को भी। बहुत एक लंबे अरसे से तमाम जो इंडस्ट्रीज आते हैं उस बात को उठाते रहें, तो हमने पहली बार वहाँ पे ये प्रयास किया है। वहाँ करीब 4-4.5 रुपये प्रति यूनिट हम उसको अचीव कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमने कुछ सुधार के प्रयास किए हैं। जो लैंड बैंक्स हमारे पड़े हुए थे बहुत समय से, जो नहीं जा रहे थे, उसमें हमने इंस्टॉलमेंट्स की स्कीम डिवाइस करी है। प्राइसेस को रैशनलाइज करने की हमने कोशिश करी है। भौगोलिक परिस्थिति मध्य प्रदेश की जो है उसको हमने एडवांटेज में परिवर्तित करने का यहाँ प्रयास किया है और इसलिए आप देखिए जो भौगोलिक परिस्थिति से तात्पर्य क्या सर, कि मध्य प्रदेश के पास अच्छी भूमि है या मध्य प्रदेश इस देश में सेंट्रली लोकेटेड है? सेंट्रली लोकेटेड, हम भारत का हृदय स्थल है जी। तो जहाँ चंबल प्रोग्रेस वे की बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा इससे ये जो मुरैना, भिंड, ये जो पूरा क्षेत्र है बॉर्डरिंग, ये पूरा अपलिफ्ट होगा। ये करीब 400 किलोमीटर का जो ट्रैक है जिसमें करीब 310 हमारे प्रदेश से गुजर रहा है और करीब 90 किलोमीटर राजस्थान से है। तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं एग्री, फूड, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, हेवी इंजीनियरिंग, ये हमारा फोकस इंडस्ट्री एरिया है। तो ये जो एक ज़माने में बीहड़ जो डकैतों के लिए जाने जाते थे, आने वाले समय में वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जाना जाएगा। और जिस प्रकार से चंबल एक्सप्रेस वे हमने लिया, उसी प्रकार से नर्मदा एक्सप्रेसवे का आउटले मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। अब नर्मदा एक्सप्रेसवे की खूबसूरती आप देखिए कि नर्मदा जी के जल से एग्री प्रोग्रेस तो है ही, कृषि विकास तो हो ही रहा है, पर जब ये करीब 24 जिले उसमें हमारे कवर हो रहे हैं, तो 24 जिले जब कवर होंगे और पूरा हम कॉरिडोर वहाँ डेवलप करेंगे, तो उन 24 जिलों से निकल रहे हैं इस एक्सप्रेसवे के इन्फ्लुएंस में जो भी क्षेत्र आ रहा है, वो जहाँ से गुजरेगा वो तो आएगा ही आएगा, आसपास का एरिया भी नेचुरली उठेगा। और जो पहले MIDC हुआ करता था, जो अब नेशनल डेवलपमेंट
हो गया है कॉरिडोर्स का, उसमें हमने नए 2 प्रस्ताव इंक्लूड करने के लिए प्रपोज किए हैं कॉरिडोर्स, जिसके अंदर आपका वाराणसी मुंबई है और एक हम विशाखापट्टनम को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या अचीव होगा, जो हमारा पूर्वी और मध्य क्षेत्र है प्रदेश का, ये मिनरल रिच है जी। तो ये स्वाभाविक तौर पे पूरे देश से जुड़ेगा। और इधर जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये DMIC में वैसे तो मंदसौर से लेकर पूरा एरिया जुड़ रहा है, लेकिन हम जो इंदौर को कनेक्ट कर रहे हैं जाके पूरा विशाखापट्टनम से, इससे आपका ये बेल्ट भी पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। तो ये मालवा क्षेत्र जो है, वहाँ की अनुकूलता अगर आप देखें, हम लोगों ने एक रिसर्च करवाया था, युगांडा से समकक्ष है उसकी लैंड क्वालिटी, वहाँ का जो वातावरण है, तो बहुत ही उन्नत किस्म की वहाँ पे कृषि अनुकूलता है, उसका एडवांटेज हमें मिलेगा। इसके साथ ही साथ जब मैंने आपको चंबल एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, तो वहाँ पे हम 5 इंडस्ट्रियल नोड्स भी डेवलप कर रहे हैं। ये जो इंटरसेक्शंस होंगे, जैसे आपका चाहे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो निकलेगा, या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हमारे यहाँ से निकलेगा, या मुंबई आगरा कॉरिडोर है, इनके जो महत्वपूर्ण इंटरसेक्शंस होंगे, इनको आइडेंटिफाई करके हम वहाँ पे और जोन्स डेवलप करेंगे। तो ये समूचा मेरे ख्याल से एक अच्छा इससे अपलिफ्टमेंट होगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। जी, अगर बात करें सर एक सामाजिक परिवेश की, एक आधुनिक समाज की बात करें, तो 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो इन तीनों विषयों में अपने आप को औसत से ऊपर मानते हैं, उन्हें विकास की श्रेणी में रखते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं, विकसित प्रदेशों की श्रेणी में रखते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके बाद रोजगार में सरकारी एजेंसियां, सरकारी जो यूनिट्स हैं, उनकी अगर हम बात भी करें तो वो उनका प्रतिशत 5 और 10 और 15 हो सकता है, लेकिन जितना रोजगार उद्योगों से निकलकर सामने आता है, उसमें अनियोजित और नियोजित दोनों ही प्रकार के उद्योग हैं। छोटी छोटी इकाइयां हैं, कई बार हमारा औद्योगिकरण बड़ी बड़ी इकाइयों की तरफ तो ध्यान आकर्षित हो जाता है, लेकिन जो छोटी और मध्यम इकाइयां हैं, जो हमारे गांव के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनके विकास की कोई कार्य योजना है? वैसे तो ये MSME में आता है, जो सकलेचा जी का विभाग है, लेकिन हम दोनों मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। और इसमें चाहे कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक जिला एक उत्पाद, उसको बड़ा गंभीरता से मध्य प्रदेश ने लिया है। तो मैं और सकलेचा जी, हम दोनों ही मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे, सभी विभाग के अधिकारियों को, सब अधिकारियों को लेके, और हम लोगों ने ये तय किया है कि हम कोऑर्डिनेशन करके कार्य करेंगे। तो एक जिला एक उत्पाद में ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन हो गया है। जैसे हमारे धार जिले में बाग प्रिंट बहुत एक अरसे से चल रहा है, कड़कनाथ का बड़ा नाम झाबुआ में है, चंदेरी का नाम है, महेश्वर का नाम है। तो जहाँ का लोकल टैलेंट है और लोकल प्रतिभा है और लोकल उत्पाद है, उसी को हम और ज़्यादा आगे बढ़ा के और उनको सपोर्ट करके और उस दिशा में हम काम करेंगे। तो ये आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑटोमेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें मशीन मैकेनाइजेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम हो जाता है। लेकिन हम करीब 20 इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप कर रहे हैं एडिशनली, जहाँ करीब 28 से 30 हज़ार करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, और करीब 36 से 40 हज़ार का वहाँ पे हमको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। फिर जैसे इंडस्ट्रीज़ आपकी हो गई, ऑटो पार्ट्स हुआ, एंसिलरी यूनिट्स हुए, फिर आपका टेक्सटाइल और गारमेंट्स हुए, यहाँ हो सकता है निवेश आपको कम प्रतीत होता है, लेकिन रोज़गार वहाँ बहुत मिल रहा है। तो पहली बार ये इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे, जैसे गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स वाले थ्रेसुर से लोग आ रहे हैं। इसी प्रकार से फूड प्रोसेसिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन आप कर देते हैं, आलू 1 किलो आलू का क्या भाव और एक चिप्स के पैकेट का क्या भाव, तो वही आलू आपको, अभी देवास में भी जैसे बैठक हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जो लैंड पार्सल्स पड़ी हुई हैं एग्री जोन्स में हैं, कृषि प्रधान क्षेत्रों में है, वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया, जैसे इंदौर और देवास में आलू अच्छे होते हैं, तो वहाँ हम एक पोटैटो चिप्स आलू के एक पार्क की बात कर रहे हैं। वहीं पे पहाड़ी है, अनुपयोगी पड़ी है, तो हमने फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट का डिस्कशन किया।
एक लैंड पूलिंग का भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने पहली बार शायद देश में संभवतः मध्य प्रदेश ने लागू किया। जो पीथमपुर में हमने करीब 500 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को किसानों की सहमति से लिया और उसमें 20% किसानों को हमने मुआवजा दिया और बाकी 80% हम उनको डेवलप लैंड के रूप में देना है। और कॉम्पनसेशन भी हमने उनको अच्छा दिया, 19-20 के कलेक्टरेट को डबल करके दिया। तो ये जो आप कह रहे हो रोज़गार, छोटी इकाइयाँ, बड़ी इकाइयाँ, तो जब आप सबको समाहित कर लोगे, किसानों को भी समाहित कर लोगे, ग्रोथ होगी, लैंड के प्राइसेस बढ़ेंगे, पार्सल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, किसान को भी फ़ायदा होगा, अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकता है, रेजिडेंस प्लॉट्स भी ले सकता है और अगर एग्री प्रोडक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग आई तो उसका वैल्यू एडिशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से समग्र रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। सामान्य तौर पर सर देखने में आता है कि जो विभाग हैं जिनका नेचर ऑफ जॉब एक टाइप का होता है, जैसे उच्च शिक्षा हो गया, फिर स्कूल शिक्षा हो गया, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, कई बार वो क्या होता है वो विभाग अलग अलग मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। तो जो समन्वय की बात है ना सर, उसमें बड़ी समस्या आती है। तो जैसा आपने कहा कि लघु एवं मध्यम का जो है वो सकलेचा जी के पास है, उद्योग का आपके पास है, लेकिन अगर उनके मूल ध्येय की बात करें तो रोजगार का सृजन और उद्योग की स्थापना, मूल ध्येय एक ही है। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या मतलब विभाग के स्तर पर भी उतना मजबूत स्थिति में होगा कि बड़ी चीज का फायदा छोटी चीज को मिले और छोटी चीज का फायदा बड़ी चीज को मिले? जी देखिए, वैसे आप फॉर एग्जांपल मेरा विभाग इंडस्ट्री है, सकलेचा जी का है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने संकल्प लिया है कि 30 दिन में हम सब क्लियरेंसेस देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूशन, यानी क्लियरेंसेस सारी। अब होता क्या है कि इंडस्ट्री का प्रपोजल आ गया, अब उसमें हमको एनओसी लेनी है, फूड से भी हमको एनओसी लेनी है, फॉरेस्ट से भी हमको एनओसी लेनी है, एनवायरनमेंट से भी, तो सकलेचा जी को भी ये करना पड़ेगा, मुझे भी। तो दायित्व तो संयुक्त पूरे मंत्रिमंडल का है मध्य प्रदेश के विकास का, और हम सभी ने संविधान की शपथ भी ली है, तो हमें परस्पर मिलकर ही कार्य करना है। और इसमें डीम्ड परमिशन का पहली बार मैटर आया, पहली बार इसको हमने फोकस में लिया कि जो डिपार्टमेंट्स लेट कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स लेट कर रहे हैं, तो हम प्रोविजनल परमिशन का उसमें देंगे एक ऑप्शन। और ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने चालू कर दी है कि आपको फेसलेस आप वहाँ पे डीलिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दर्ज कराइए और वो एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होगी एज़ पर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो भी बेस्ट पॉसिबल हम उनको दे पाएंगे। चाहे हम उनको इंसेंटिव दें, रोज़गार के प्रतिशत पे जो ज़्यादा रोज़गार दे रहा है उसको रोज़गार बेस्ड हम इंसेंटिव दें, जो दूसरी तरीके से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है वो बेस्ट पॉसिबल उसको हम वहाँ रियायतें दें। तो ये असामान्य समय है, वैश्विक विपदा का समय है, तो यहाँ पे हमें भी कुछ असाधारण मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी मैं धन्यवाद यहाँ देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जैसे ही मोदी जी ने कहा कि हमें ये करना है, उन्होंने तत्काल बैठकें बुलाई, सब लोगों को एक्टिवेट किया और उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये कहा कि आप लोग करिए, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, CCIP बैठकों में भी अगर आवश्यकता होगी केस टू केस मेरिट पे, तो हम उन लोगों को क्लियरेंसेस देंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले के जैसे रोक के बैठ जाएंगे, नहीं हो रहा है। हमारा काम है सरलता प्रदान करना, सुशासन प्रदान करना, और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो हो। और प्रायोरिटाइज हमने किया है, जैसे भौगोले का आपने मुझसे सवाल पूछा, तो मध्य प्रदेश के पास संभावनाएं हैं वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की। हमारे पास एयर कार्गो हब्स की बड़ी संभावना है। ये बात उन्होंने इंदौर में भी कही, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमको डेवलप करना चाहिए एयर कार्गो को फैसिलिटेट करने के लिए। डबरा में जो एक अरसे से एयर कार्गो हब का पॉइंट अटका हुआ था, उस पर हमने वापस से कार्य प्रारंभ किया है। इतने ज़्यादा उद्योगपति ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, कंपनीज आ नहीं पा रही, तो हमने आउटरीच प्रोग्राम चालू किया है कि हम उन तक पहुंचेंगे, हम उन तक जाएंगे। उसमें क्या, हमें निवेश चाहिए, हमारे प्रदेश को आवश्यकता है रोज़गार और निवेश की, तो हम उन तक पहुंच के उनसे कहेंगे कि आइए। मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको सब कुछ मिलता है, कंजेशन नहीं है, हमारे लेबर प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारा कंपैरेटिवली लैंड क्वालिटी बेटर है, लोग अच्छे हैं, मित्रवत हैं। तो उद्योग मित्र के रूप में हम प्रदेश की छवि चाहते हैं। जी, इसके पहले भी प्रयास होते रहे, इन्वेस्टर समिट हुई हैं, बड़े खर्चे हुए, ऐसा विपक्ष ने कई बार रेखांकित किया। फिर
कमलनाथ जी की सरकार, चूंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी छवि उद्योगपति की है, तो उन्होंने मैग्निफिसेंट एमपी किया। और जब से आप आए हैं एक बड़ा साइलेंटली काम चल रहा है। तो जो उद्योगपति हैं उनसे मिलने मिलाने का क्या एक तरीका खोजा है, क्योंकि कोरोना काल में समिट हो नहीं सकती, बड़े आयोजन अभी हो नहीं पा रहे थे, और रोजगार भी चाहिए, निवेश भी चाहिए, उद्योग भी चाहिए, तो कैसे कर रहे हैं? देखिए, जो जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ ऑलरेडी है, तो सबसे पहले तो उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, क्योंकि जो यहाँ पे है अगर वो संतुष्ट नहीं होगा तो दूसरे व्यक्ति को फीडबैक गलत देगा। जब थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट ही हमारा खराब होगा तो वो आदमी कहेगा कि भाई जो वहाँ है वही ऐसी बात कर रहे हैं। तो हमने ये प्रयास किया, चाहे वेल्सपन हो जिसने एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट नीमच में लगाया था, अभी हमने वेल्सपन का एडिशनल प्लांट इनॉग्रेट किया पाइप्स का। महिंद्रा जो एक अरसे से हमारे यहाँ पे है, महिंद्रा को हमने सपोर्ट किया, वो 300 करोड़ और एडिशनल हमारे लगा रहा है। आइशर आप देखिए, आइशर का जो प्लांट है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट आपका है। वॉल्वो आइशर वहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, और यहाँ तक कि अब तो महाराष्ट्र में भी एक जो उनका सेटअप था वो भी पूरा शिफ्ट करके वो लोग देवास आ रहे हैं। तो ये हमने प्रयास किया है कि जो हमारे पास है, फिर कुछ इश्यूज़ पुराने थे इंसेंटिव्स वगैरह के, पेंडेंसीज़ के, उस पर मुख्यमंत्री जी ने पहल करी है, और उद्योगपतियों से हमने कहा है कि हाँ कठिनाई का दौर है, कोरोना काल है, रेवेन्यू की थोड़ी इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारे कमिटमेंट्स हम डेफिनेटली पूरे करेंगे। हमने उनसे सुझाव भी मांगे हैं कि आप बताइए, तो कुछ सुझाव भी आए हैं। लोगों ने कहा है कि पावर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट हो, कुछ सोलर को भी हम उसमें इन्वॉल्व करें। तो हमारी कार्बन रेटिंग्स का इशू रहा है, चाहे पेरिस कन्वेंशन हो, जेनेवा कन्वेंशन हो, बार बार ये बात उठी है। इसी के तहत हमने ईवी पे भी ध्यान देना चालू किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो कहना मैं चाह रहा हूँ आपके प्रश्न के मूल उत्तर के लिए कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी हमारे यहाँ है उसको हम कंसोलिडेट करें, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम एक अच्छे स्तर पे अचीव करें, उनको ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनाएं, उनसे थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट लें, और जो जो दूसरे बड़े उद्योग के घराने या कंपनीज हैं जो यहाँ पे आने के इच्छुक हैं, जैसे पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर है, अभी हम कुछ फर्मा वाले भी इंटरेस्टेड है, मोहासा बाबई में भी है, डिफेंस में एफडीआई खुल गया है, वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट हमारे पास में है। तो मान लीजिए टाटा डिफेंस में आना चाहते हैं, या टाटा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आना चाहते हैं, या कोई और कंपनीज आना चाहती हैं, या फॉर एग्जांपल अभी एमजी जो नई गाड़ी आई है मॉरिस गराज, वो लोग ईवी में आना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्क की अभी पॉसिबिलिटीज़ है, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, हमें और आईसीडीज डेवलप करने हैं, इनलैंड कंटेनर डिपोज डेवलप करने हैं। सो इन तमाम चीज़ों को हम लोग फोकस में रख के, जो लॉजिस्टिक्स की बड़ी कंपनीज़ हैं, तो सब जगह सबके पास जाने के बजाय जो लोग ये देख रहे हैं कि हमें डोमेस्टिक मार्केट में ही ट्रेड करना है, 24 घंटे में मध्य प्रदेश से आपका उत्पाद देश में कहीं भी जा सकता है। तो उन कंपनीज के लिए मध्य प्रदेश बड़ा आइडियल लोकेशन है। तो हम कोल्ड कॉल करके एक बेसिक लॉजिकली आइडेंटिफिकेशन करके उनको अप्रोच कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, आप नहीं आ सकते तो एक प्राइमरी मीटिंग हम आप लोगों से करते हैं। बालाघाट का क्षेत्र, फेरोलॉय, सब छत्तीसगढ़ जा रहा है या कुछ हरियाणा जा रहे हैं, तो वहाँ हम लोगों ने एक पहल चालू करी है फेरोलॉय पार्क के लिए। वहाँ भी उनका पावर मेन रॉ मटेरियल है, उसके मुख्यमंत्री जी ने अभी हम लोगों को कुछ अलाव करा है कि आप इन चीज़ों पे काम करें। तो मैं पूरी चीज़ में बताऊंगा, प्रीमेच्योर है, लेकिन उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो अगर मैं सर पहले से जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं, जो चाहे मालनपुर का हो, पीथमपुर का हो, कई जगह देखने में आया है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो दम तोड़ रही हैं, कई जगह बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। तो जो औद्योगिक केंद्र विकास निगम है, यहाँ उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये पहली बार मतलब एक बड़ा अभिनव सा विचार मैंने सोचा है कि जो काम कर रहे हैं अगर वो आपकी तारीफ करते हैं तो आप अपने लिए बिल्कुल वेरीफाइड ब्रांड एम्बेसडर रेडी कर देते हैं, जिन पर कोई डाउट नहीं है इंडस्ट्री को, क्योंकि वो उनके समकक्ष लोग हैं। तो ये जो धीरे धीरे कई जगहों पर इंडस्ट्रीज के लिए लैंड बैंक बनाया, उनको फैसिलिटेट किया, उसके बावजूद भी लोग वहां से चले गए या वो बंद हो गए, तो क्या इस पर कोई
रिसर्च कर रहे हैं, कोई इस पर केंद्रित कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और हुआ है तो इसको रेक्टिफाई किया जाए? कुछ कंपनीज कोरोना काल से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि उनका जो बाज़ार में जो उत्पाद की बिक्री होनी थी, सेल होनी थी, वो नहीं हो पाई है। तो जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, जिनका बैकअप स्ट्रांग नहीं था, वो निश्चित तौर पे इफेक्टेड हुए। और बड़ी बड़ी कंपनीज भी हुई हैं, मैं छोटी कंपनियों का हम क्यों बात करें। तो हाँ, वहाँ पे ज़रूर इश्यूज़ हैं और वो फाइनेंशियल रिहैब पैकेजेस मांग रही हैं, जो अभी एकदम इतना सरकार देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन रिवाइवल के डायलॉग की प्रोसेस से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हम उनको सपोर्ट कर सकें करें। इसीलिए मैंने कहा कि हमने एक इंसेंटिवाइज करने की पॉलिसी भी मध्य प्रदेश ने बनाई। लेकिन जो यूनिट्स बहुत पहले से बंद हो गए हैं, या कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो सब्सिडी लेके फिर उन्होंने कमिटमेंट पूरे नहीं किए, उनकी जो इम्पोर्टेंट लैंड बैंक्स ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, रोक के बैठे हैं, उनको हम क्लियर करके नए लोगों को भी वहाँ ला रहे हैं, ताकि वो एक तो डिक्लटर हो और उसका सदुपयोग हो जी। तो दोनों तरीके से हम उसमें सोच रहे हैं। जो इंडस्ट्री चल रही है, जो आप कह रहे हैं थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट, उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पीपीपी मॉडल की चर्चाएं होती रही हैं जी। और अभी भी हो रही हैं, और आप लोग मिश्रित प्रतिक्रिया उस पर देते हैं। कुछ हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं कि नहीं, इतनी सफल नहीं है, कुछ कहते हैं कि भविष्य है, संभावनाएं हैं, उस पर और काम करना चाहिए। तो इस पर भी हम थोड़ा सा और कोशिश कर रहे हैं कि हम और उनको इनकरेज करें, क्योंकि गवर्नमेंट आज की तारीख में बिजनेस करने की इच्छुक है नहीं, और सरकार को व्यापार में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज फंक्शन है। और जिस तरीके से कॉर्पोरेट एक प्रोफेशनल तरीके से अपने उसको हैंडल करते हैं, शायद उतनी एक्सपर्टीज से गवर्नमेंट्स उसको हैंडल नहीं कर पाई। हमारा अनुभव रहा है, चाहे बड़े बड़े PSUs केंद्र के रहे हों, हमारे रहे हों। तो जहाँ जहाँ JVs का सवाल आता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट JV कर ले, गवर्नमेंट उसमें आ जाए, गवर्नमेंट पैसा लगा दे। लेकिन उस पर थोड़ा सा हम लोग अभी एक बैक स्टेप लिए हुए हैं। हम एनकरेजमेंट प्राइवेट लोगों को ही करना चाह रहे हैं। अब ये ज़रूर है कि अगर मल्टीनेशनल हैं या बाहर से, विदेश से कुछ पैसा आ जाए, उसका प्रयास भी है। चाइना से जो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बाहर जा रहा है, उसमें बहुत से हमारे फार्मास्यूटिकल के लोग भी हैं, तमाम दूसरे लोग भी हैं। कुछ ऐसे उत्पाद हमारे यहाँ बनते हैं जो कुछ चीज़ें जो बन जाती है, लेकिन कुछ पार्ट्स हम अभी बाहर से ला रहे हैं, प्रदेशों से, दूसरे प्रदेशों से। तो उसमें इनपुट टैक्स का इशू आ जाता है, तो टैक्स रिबेट नहीं मिल पाता जिन कंपनीज़ को मिलना चाहिए। तो उसको भी आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं। तो ये किसी एक फ्रंट पे काम करने से नहीं होगा, ओवरऑल काम। ये आपको साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग करके जो जो पहलू प्रभावित करते हैं औद्योगिक निवेश को, रोजगार को, उन सब पे समानांतर ही हमें कार्य करना पड़ेगा। और सिर्फ एक विभाग नहीं, सिर्फ जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ वो नहीं, बाकी सकलेचा का विभाग भी, हमारा दूसरे एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहे हो जाए, चाहे ऊर्जा विभाग हो जाए, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो जाए, चाहे जिस डिपार्टमेंट का उससे कनेक्ट है, उन सभी को हमें साथ लेना पड़ेगा, सबका सहयोग लेना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न सर इस परिदृश्य के लिए, कि सबकी अपनी एक विशिष्ट कार्यशैली होती है, एक अपनी कार्य करने की तरीका है सबका अपना अपना। तो जिस प्रकार से आप बहुत ही शांति से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बड़े जोर शोर के, और इस चर्चा में आया भी कि चारों तरफ युद्ध थना हुआ है लेकिन कहीं भी आवाज नहीं आ रही है, तो क्या सर सोचते हैं मध्य प्रदेश के लिए कि आपके कार्यकाल में कम से कम जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, ये जो संज्ञाएं विकसित हुई हैं, ये प्रमाणित भी हो? देखिए, प्रमाणित ऐसे होगी कि हमारी सरकार बनी उससे पहले क्या स्थिति थी, और जब अगली सरकार के लिए जनादेश को हम जाएंगे तब क्या स्थिति होगी। कितना निवेश था, कितना निवेश हुआ, कितना रोजगार था, कितना रोजगार नवसृजन हुआ, कितने और रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। अब वो पूर्ण हो साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4, संभवतः समय लगता है। तो मेरे ख्याल से बेंचमार्क स्टडी होती है, कॉर्पोरेट्स भी करते हैं, सरकार भी करे, और जनता के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। मुझे विश्वास है कि सबके सहयोग से
विपरीत परिस्थितियों में भी हम एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है और मोदी जी जैसा हमारे पास प्रधानमंत्री हैं और जिनको पूरा विश्व आज के समय तो कम से कम उनकी कार्यशैली को, उनकी दृढ़ता को, उनके संकल्प को प्रणाम करता है। इससे ईमानदार शायद प्रतिक्रिया हो नहीं सकती थी इस प्रश्न पर। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर कि पिछले अगर हम 15 महीनों की बात करें, व्यक्ति परीक्षा देता है, कहते हैं स्वर्णकार ने स्वर्ण जब दियो अगन में डाल, कांप उठो पानी भयो देख परीक्षा का। आपने 2 बार परीक्षा दी है। सरकार जब कमलनाथ जी की सरकार का आपने दामन छोड़ा और फिर जनता की अदालत में गए, तब तक बहुत आक्षेप थे आपके ऊपर, बहुत प्रश्न चिन्ह थे और उसको स्पष्ट जनता ने उस पर स्पष्ट मोहर लगाई। आप उसमें पास भी हुए। मैं बहुत उसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उन 15 महीनों के दौरान कमलनाथ जी के साथ का अनुभव और उन 15 महीनों आप जो इस सरकार में आपका अनुभव है, क्या मूलभूत अंतर क्या पाते हैं सर? देखिए, आपने कहा कि आपने स्वर्णकार और सोने का उदाहरण दिया, परीक्षा की बात कही, तो ये तो खैर रामायण हमने सबने पढ़ी। तो जब हमारे आदर्श श्री राम का जीवन भी हम देखें तो तमाम कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ा। हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में। और एक जनप्रतिनिधि जनाकांक्षाओं पे खरा उतरे, ये मूल होना चाहिए उसके जीवन का। और मेरा क्षेत्र जिसने मुझे बारंबार सम्मानित किया, मुझे चयनित किया, मुझे विजयश्री दी, मेरे पिताजी भी क्षेत्र में काम करते रहे। अगर उनसे किया गया कमिटमेंट, मैंने तो किया ही मतार्जन के वक्त, लेकिन मेरे नेतृत्व ने, पार्टी ने, और उनका मन कहीं टूटे तो मेरा वहाँ बैठे रहना कोई मतलब का नहीं, उसका कोई सार नहीं रहता। तो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ और पिछला 2018 का चुनाव हुआ और तत्पश्चात जो भी बातें हुई और उससे निराशा हुई, मेरे क्षेत्र में निराशा हुई, मेरे समर्थकों के मन में निराशा हुई, व्यथित हुए, आक्रोशित भी हुए, आंदोलित भी हुए, भाव है। और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया। फिर जो हुआ आप सब उसके साक्षी हैं। कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी दोनों अलग व्यक्तित्व हैं। दोनों के जीवन के अनुभव आयाम अलग हैं। दोनों की अपनी शैली अलग है, दोनों का इतिहास अलग है। कमलनाथ जी गांधी परिवार के निकट रहे, संजय गांधी के मित्र रहे, बाल सखा रहे। तो उन्होंने राजनीति हमेशा शीर्ष से करी, ऊपर से करी और उद्योग से संबंधित रहे, उद्योगपति कहलाए जाते हैं। तो उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। अच्छे मैनेजर हैं और उनका अनुभव उस स्तर पे रहा। इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जो सब अंदरूनी से लेके और पूरी तस्वीर उन्होंने देखी, इमरजेंसी देखी। लेकिन शिवराज सिंह जी बहुत एक ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। उनके क्षेत्र में उनको पाँव पाँव वाले भैया के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। तो जो व्यक्ति एक ज़माने में अपने घर से सुबह निकलता था, शाम जहाँ हो जाती थी, रात जहाँ हो जाती सो जाता था, जो मिले खा लेता था, जो होता पहन लेता था, पैरों में चप्पल होती न होती, छाले ज़रूर होते। तो उन्होंने मुफलसी देखी, गरीबी देखी, आवश्यकताएं देखी, ज़रूरतें देखी, जन देखा, जनवेदना देखी, जन आंदोलन किए और वहाँ से वो आदमी शीर्ष पे पहुँच के मुख्यमंत्री बने। और कमलनाथ जी संजय गांधी के मित्र थे, नेतृत्व के पसंद थे। कलकत्ता शायद उनका मूल रहा है, छिंदवाड़ा उनको दिया गया क्षेत्र, वहाँ से आए, लड़े, सांसद बने और फिर चलता रहा। तो उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मैनेजरियल, कॉर्पोरेट थोड़ा ज़्यादा है। टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है। शिवराज सिंह जी की शैली अलग है, वो नीचे से ऊपर आए और कमलनाथ जी ऊपर से मध्य प्रदेश आए। तो मेरे ख्याल से तुलना नहीं, अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी कार्यशैली। कहो जागरण से जरा सांस ले ले,
अभी स्वप्न है मेरा आधा अधूरा, अभी भावना है भारती न बनी है, अभी सिर्फ लो है आरती न बनी है, अभी ना कसौटी पर मुझको चढ़ाओ, अभी यत्न है मेरा आधा अधूरा। शायद ही हो कि राजनीतिक जीवन में इतनी स्पष्ट टिप्पणियां हो, लेकिन जिस दृढ़ता से कहा है कि आज जहां हम हैं और इस कार्यकाल के अंत में जहां हम होंगे या जहां मध्य प्रदेश होगा, वही हमारी कर्मठता का, हमारी दृढ़ता का, हमारी कर्तव्य निष्ठा का परिचायक होगा। सर, विभिन्न पहलुओं को आपने जितनी सहजता से और जितने स्पष्ट भाव से छुआ, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के दर्शकों को, हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इतना तो विश्वास होगा कि मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में जो भी करेगा उल्लेखनीय करेगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद।